परिंदों को मिलेंगी मंजिल यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। जो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में उनके हुनर बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं शिवम अग्रवाल एक बार पुनः सत्यादि शर्मा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, हम फिजिक्स पर चर्चा कर रहे हैं और भौतिकी के एक पहले चैप्टर वेव्स पर हमने चर्चा कर ली थी। वहां पर हमने आपको वेव्स के बारे में बिल्कुल बेसिक जानकारी दी थी, ताकि उस जानकारी का प्रयोग करके आप आगे आने वाले अध्याय को, आगे आने वाले चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ सकें। वहां पर मैंने आपको बताया था कि वेव क्या है। वेव एक प्रकार का डिस्टरबेंस होता है जिसके द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक केवल ऊर्जा का ट्रांसफर होता है, द्रव्यमान का स्थानांतरण नहीं होता है। साथ ही साथ हमने आपको वेव्स के प्रकार के बारे में बताया था कि वेव दो प्रकार की होती हैं। एक को मैंने कहा था मैकेनिकल वेव, एक को स्टूडेंट्स मैंने कहा था नॉन मैकेनिकल, दैट मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो मैकेनिकल वेव होती थी उन्हें चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगों को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। आज की क्लास में विद्यार्थियों हम अपने बहुत पहले चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है स्टूडेंट्स साउंड। तो स्टूडेंट्स, ये जो साउंड वाला चैप्टर आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर साबित होने वाला है। चाहे आपका कांस्टेबल का एग्जाम हो, एमपी पुलिस का कोई भी एग्जाम हो, आपका कोई भी शायद आपका एसएससी का एग्जाम हो, सभी एग्जाम्स के लिए ये बहुत हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो स्टूडेंट्स, हम इस साउंड वाले चैप्टर को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और एमपी पुलिस में आए हुए सभी प्रश्नों पर हम यहां से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले, चूंकि हमारा ये साउंड का पहला लेक्चर है, तो हम एक रूपरेखा, एक प्लान तैयार कर लेते हैं कि इस साउंड वाले चैप्टर में हम किन किन बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। हमारा जो डिस्कशन चलने वाला है वो साउंड वाले चैप्टर में किन किन पॉइंट्स पर चलने वाला है, और कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जहां से इस साउंड वाले चैप्टर में लगातार प्रश्न आपके एग्जाम्स में देखे जाते हैं। तो अगर स्टूडेंट्स मैं इस साउंड वाले चैप्टर पे डिस्कस करना चालू करूं, अगर मैं चर्चा करूं कि सबसे पहले इस चैप्टर में हमें किन किन चीजों को पढ़ना होता है, तो ध्यान से देखिएगा। पॉइंट ऑफ डिस्कशन, इस चैप्टर के जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, जहां से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, उन्हें समझने का प्रयास करते हैं। विद्यार्थियों, सबसे पहले अगर हम कोई भी चीज देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो पहला प्रश्न हमारे दिमाग में आता है कि सर ये चीज क्या है। वैसे ही बच्चे के दिमाग में सबसे पहला प्रश्न आया कि सर ये साउंड क्या है, अर्थात ध्वनि क्या है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम समझेंगे कि व्हाट इज साउंड, आखिरकार ध्वनि है क्या। जब हम इस बात को समझ जाएंगे कि ध्वनि क्या है, तब हम ध्वनि के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन लेने का प्रयास करेंगे कि ध्वनि किस प्रकार की तरंग है, ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस प्रोसेस के द्वारा ट्रांसफर होती है। तो ध्वनि की कुछ बेसिक जानकारी, ध्वनि से संबंधित कुछ बेसिक जानकारी हम प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो ध्वनि क्या है, उसके बाद हमारा अगला पॉइंट ऑफ डिस्कशन होने वाला है ध्वनि से संबंधित सामान्य जानकारी, कि ध्वनि यांत्रिक तरंग है, यांत्रिक तरंग क्यों है, ध्वनि एक अनुदैर्ध्य लॉन्गिट्यूडनल वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव क्यों है, ध्वनि का ट्रांसफर जो होता है वो एक एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, ये एक रुद्धोष्म प्रक्रम क्यों है। तो कुछ सामान्य बेसिक इंफॉर्मेशन हम यहां पर गेन करेंगे। देन आफ्टर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन इन आवर चैप्टर इज टाइप्स ऑफ साउंड। अगला जो हमारा बिंदु रहेगा कि ध्वनि तरंग कितने प्रकार की होती हैं। सर ये अपश्रव्य तरंगे क्या हैं, सर ये श्रव्य तरंगे क्या होती हैं, ये पराश्रव्य तरंगे क्या होती हैं, पराश्रव्य तरंगों का कहां प्रयोग होता है, सर अपश्रव्य तरंगों को कौन कौन सुन सकता है, सर चमगादड़ कैसे उड़ता है, सर चमगादड़ रात में अपना शिकार कैसे करता है, सर सबमरीन से दुश्मन का पता कैसे लगाया जाता है, सर शार्क पानी में अपने शिकार को कैसे पता कर लेती है, सर अल्ट्रासाउंड कैसे किया जाता है, सर इको कैसे किया जाता है, सर किडनी की स्टोन को कैसे तोड़ा जाता है। तो डिफरेंट टेक्नोलॉजी रहेंगी जो अल्ट्रासाउंड पर बेस्ड रहेंगी, जो पराश्रव्य ध्वनि तरंगों पर आधारित कुछ तकनीकी हैं, उन तकनीकी पर भी हम चर्चा करेंगे। इसके बाद अगला पॉइंट ऑफ डिस्कशन इस चैप्टर में हमारा होने वाला है ध्वनि तरंग वाले अध्याय में अगले बिंदु पर हम चर्चा करेंगे कि ध्वनि तरंगों की गति क्या होती है अलग अलग माध्यम में, इन डिफरेंट मीडियम्स व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड। अलग अलग माध्यमों में ध्वनि की गति अलग अलग होती है।
जैसे ठोस में ध्वनि की गति सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद लिक्विड में, और फिर सबसे कम किस में होती है? गैस में। तो जो हमारा साउंड होता है उसकी स्पीड मीडियम की इलास्टिसिटी पर कैसे डिपेंड करती है, इस बात पर भी हम चर्चा करेंगे। तो अगला पॉइंट ऑफ डिस्कशन है अलग अलग डिफरेंट माध्यमों में, विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की गति के बारे में जानना। यहां से सीधा प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा, वो पूछेगा जल में ध्वनि की चाल कितनी होती है। आपसे प्रश्न पूछेगा वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है। आपसे प्रश्न पूछेगा एल्यूमिनियम में ध्वनि की चाल कितनी होती है। तो कुछ एक ऐसे बेसिक प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ आपसे प्रश्न पूछेगा कि कारण बताइए कि रेल की पटरी पर कान लगाकर कोई बच्चा बहुत दूर से आ रही ट्रेन को सुन लेता है। ऐसे कुछ कंसेप्चुअल प्रश्न भी आपको देखने को पुलिस कांस्टेबल, एमपी पुलिस के एग्जाम में देखने को बहुत आय में मिलते हैं। फ्रिक्वेंटली बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहेगा ध्वनि तरंगों के गुणों के बारे में जानकारी प्राप्त करना, कि ध्वनि तरंगों के कौन कौन से गुण होते हैं। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव। साउंड वेव के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। अगर मैं स्टूडेंट्स, मैं ऑर्केस्ट्रा का मजा आज के जमाने में ले पाता हूं, ढोलक भी बज रही है, हारमोनियम भी बज रही है, पियानो भी बज रही है, मैं कैसे डिफरेंशिएट कर पाता हूं। क्या कारण है कि महिलाओं की, बच्चों की आवाज हमें मधुर लगती है जबकि पुरुषों की आवाज थोड़ी सी भारी होती है। हम कैसे इनमें डिफरेंशिएट कर पाते हैं। कितना साउंड हमारे कानों तक पहुंचेगा, कितना साउंड हम सुन सकते हैं, कितने इंटेंसिटी के बाद साउंड नॉइज पॉल्यूशन करने लगता है। इन सब बारे में जानकारी हम प्राप्त करेंगे ध्वनि के गुणों वाले चैप्टर में। जब हम ध्वनि के गुणों पर चर्चा करेंगे तो हर एक बिंदु पर चर्चा होगी। आपको पता लगेगा कि क्यों गर्मियों के दिनों में इलेक्ट्रिक तार की आवाज आपको सुनाई देती है लेकिन ठंड के दिनों में सुनाई नहीं देती है। क्यों रात के समय में बहुत दूर तक की आवाजों को आप सुन सकते हैं लेकिन दिन के समय में आप नहीं सुन पाते हैं। तो ध्वनि के कैरेक्टरिस्टिक्स पर हम चर्चा करेंगे तो कुछ बेसिक जानकारी आप सभी को प्राप्त होगी। साउंड वाले चैप्टर में अगला हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहेगा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ध्वनि तरंगों का परावर्तन। यहां पर हम आपको प्रतिध्वनि के बारे में अर्थात इको के बारे में बताएंगे। अगर आप कभी पहाड़ वाले क्षेत्र में घूमने गए होंगे तो आपने देखा होगा कि वहां पर जब मैं चिल्लाता हूं तो मेरी आवाज रिपीट होकर आती है। या आपने इतना ऐसा तो देखा ही होगा कि किसी बंद कमरे में आप रहते हैं तो आपको प्रतिध्वनियां सुनाई देती हैं। तो इसका क्या कारण है, इन पर डिटेल में चर्चा होगी जब मैं आपको पढ़ाऊंगा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ध्वनि तरंगों का परावर्तन। साथ ही साथ अगला चर्चा का बिंदु हमारा रहने वाला है रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड, ध्वनि तरंगों का अपवर्तन। ध्वनि तरंगों के अपवर्तन के बारे में हम आपको बताएंगे। और लास्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन ऑफ दिस चैप्टर इज डॉपलर्स इफेक्ट। ये डॉपलर प्रभाव क्या है इस पर भी हम चर्चा करेंगे। वैसे तो लाइट वेव द्वारा भी ये डॉपलर प्रभाव प्रदर्शित किया जाता है, लेकिन साउंड वेव, हाउ साउंड वेव प्रेजेंट डॉपलर इफेक्ट, ध्वनि तरंगों द्वारा डॉपलर प्रभाव कैसे दर्शाया जाता है, इस बात पर हम चर्चा करेंगे। और कौन कौन से प्रश्न यहां से बनेंगे इस बात पर चर्चा करेंगे। तो ये पूरी योजना है हमारे लेक्चर की कि किन किन बिंदुओं पर इस चैप्टर में हमें चर्चा करनी है। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में इनमें से कुछ एक बिंदुओं की चर्चा होगी और साउंड वाला जो पार्ट 2 आएगा, साउंड जो लेक्चर है इसे हम 1 या 2 लेक्चर में कवर करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम मैक्सिमम बिंदुओं पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे और जो बिंदु बच जाएंगे उनकी चर्चा हम अपने आगामी लेक्चर में करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स अपने डिस्कशन को चालू करते हैं। सबसे पहली चीज मेरे दिमाग में एक प्रश्न आया कि आखिरकार ये ध्वनि है क्या, ये साउंड क्या है। तो मैंने एक बच्चे से कहा कि बेटा जरा ध्यान से देखो, ध्वनि क्या है समझने का प्रयास करते हैं। तो ध्यान से सभी विद्यार्थी, डियर स्टूडेंट्स, लिसन करेंगे, ध्यान से सुनने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला प्रश्न आया कि सर ये ध्वनि क्या है। तो मैंने बच्चे से कहा कि बेटा ध्वनि एक ऊर्जा है, साउंड इज अ टाइप ऑफ एनर्जी। फिर बच्चे ने मुझसे प्रश्न किया कि सर क्या ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि बाकी ऊर्जाएं हैं। मैंने कहा हाँ बिल्कुल वैसे ही है। जैसे आपने प्रकाशीय ऊर्जा का नाम सुना होगा, आपने यांत्रिक ऊर्जा का नाम सुना होगा, आपने विद्युत ऊर्जा का नाम सुना होगा, आपने रासायनिक ऊर्जा का नाम सुना होगा, आपने ऊष्मीय ऊर्जा का नाम सुना होगा। वैसे ही है साउंड ऊर्जा, जिसे मैं कहता हूं ध्वनि ऊर्जा अर्थात साउंड एनर्जी। तो बच्चे ने कहा कि सर ये ऊर्जा बाकी ऊर्जाओं से किस प्रकार भिन्न है। तो विद्यार्थियों, जो साउंड एनर्जी होती है अर्थात जो ध्वनि है, ये एक प्रकार की ऊर्जा है। ये ऐसी ऊर्जा है जो कंपनों के द्वारा उत्पन्न होती है।
जब भी कहीं वाइब्रेशन होता है तो साउंड प्रोड्यूस होता है। साउंड के प्रोडक्शन के लिए वाइब्रेशन कंपलसरी है। विदाउट वाइब्रेशन साउंड वेव कैन नॉट प्रोड्यूस। बिना कंपन के ध्वनि तरंग उत्पन्न नहीं हो सकती है। ध्यान से सुनिएगा, जैसे कि मैं बोल रहा हूं तो मेरे बोलने पर भी मेरे स्वर यंत्रों में, जिसे मैं वोकल कॉर्ड कहता हूं, वोकल कॉर्ड में भी क्या हो रहा है, कंपन हो रहा है और उन कंपनों के द्वारा कुछ ध्वनि निकल रही है, तो उन कंपनों के द्वारा कुछ साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। तो जब भी वाइब्रेशन होगा तब तब ध्वनि उत्पन्न होगी। जैसे जरा ध्यान से देखिएगा, अगर मैंने एक कोई ये ऑब्जेक्ट लिया और ये ऑब्जेक्ट लिया, इसको जब मैंने इससे मारा, इसको मैंने जब इससे हिट किया तो स्टूडेंट आपको एक ध्वनि सुनाई दी। जरा ध्यान से देखिएगा, आप एक ध्वनि सुन पा रहे हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि सर यहां कोई वाइब्रेशन तो हुआ नहीं, लेकिन वाइब्रेशन हुआ है। आपको वो वाइब्रेशन, आपको वो कंपन दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन कंपन होता है। और यही कंपन हवा के मॉलिक्यूल्स में, हवा के अणुओं द्वारा गति करते करते आपके कान तक पहुंचता है। तो बच्चे ने कहा सर ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? मैंने बच्चे से कहा बेटा जब कंपन होता है तब ध्वनि उत्पन्न होती है। बच्चे ने कहा सर ध्वनि चलती कैसे है? तो मैंने विद्यार्थी से कहा विद्यार्थी जब ध्वनि चलती है कंपनों के द्वारा। जैसे कि मैंने एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से हिट किया तो यहां पर कंपन हुआ, यह कंपन माध्यमों के कणों तक पहुंचेगा। इस कमरे में हवा के कण हैं जो आपको दिखाई नहीं दे रहे। तो जैसे मैं बोल रहा हूं, ये जो वाइब्रेशन मेरे मुंह से निकल रहा है, मेरे मुंह से जो कंपन निकल रहा है, ये कंपन हवा के कणों तक जा रहा है और इससे हवा के कण भी कंपन हो रहे हैं। लेकिन आपको हवा के कण कंपन होते हुए नहीं दिख रहे हैं, लेकिन कंपन हो रहे हैं। और ये कंपन, ये वाइब्रेशन आपके कानों तक पहुंचता है। और जब ये वाइब्रेशन आपके कानों के ईयर ड्रम, आपके कान के पर्दे तक पहुंचता है, तो आपको कोई ध्वनि सुनाई देती है। तो आपके नर्वस सिस्टम तक मैसेज पहुंचता है कि हां कोई साउंड आया है हम तक। तो जब जब वाइब्रेशन होगा, जब जब कंपन होगा, तब तक ध्वनि उत्पन्न होगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि साउंड इज प्रोड्यूस्ड एंड प्रोपोगेट ड्यू टू वाइब्रेशन। जो ध्वनि होती है, ध्वनि तरंग कंपनों के कारण उत्पन्न होती है और कंपनों के कारण ही गति करती है। इसके लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं आप सभी लोगों के लिए लेके आया हूं। जरा ध्यान से आप उदाहरण को समझने का प्रयास करेंगे। बहुत शानदार उदाहरण है, इससे आप समझने का प्रयास करेंगे। ध्यान करिएगा, आपने कभी ढोलक बजाई हो तो जब आप ढोलक को ऐसे हिट करते हैं तो हिट करने के बाद अब उसे देखिएगा ध्यान से, तो उसकी सतह कुछ ऐसे वाइब्रेट कर रही होती है। तो चूंकि वाइब्रेशन है, इसलिए स्टूडेंट्स क्या होता है, आपको साउंड सुनाई देता है। आपके घरों में जो स्पीकर होते हैं, आप उस स्पीकर को पास से जाकर ऑब्जर्व करिएगा तो आपको एक वाइब्रेशन दिखाई देगा। जब वो बजता है तो एक कंपन उससे पैदा होता है। अगर कंपन ना हो तो ध्वनि तरंग उत्पन्न ही नहीं हो सकती है। ऐसे स्टूडेंट आपने देखा होगा कि मंदिर में जब आप घंटी बजाते हैं तो आपको टन की आवाज सुनाई देती है। तो आपने कभी गौर किया कि वो आवाज आपको क्यों सुनाई दी? तो जैसे ही आप क्या करते हैं, किसी बैल को हिट करते हैं जाके, जैसे ही आपने किसी बैल को जाकर हिट किया, जैसे ही आप किसी बैल को जाकर हिट करते हैं, जैसे आपने किसी बैल को हिट किया तो इससे एक ध्वनि निकली। अब इस घंटी में जो कंपन हुआ, ये कंपन यहां हवा के अणुओं में पहुंचेगा और हवा के अणु कंपन करते 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 आपके कान तक पहुंचेंगे कुछ इस तरीके से। जरा ध्यान से देखिएगा, मैंने इस घंटी को बजाया तो हवा के अणु कंपन करते 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 आपके कान तक पहुंचेंगे और जब आपके कान के एयर ड्रम पर ये कंपन पहुंचेगा तो आपको साउंड सुनाई देगा। तो हर वो चीज जो कंपन कर सकती है वो साउंड प्रोड्यूस कर सकती है। इज दैट क्लियर? तो एक शब्द में मैं कंक्लूड करके कहूंगा कि ध्वनि एक ऊर्जा है जो कंपनों के द्वारा उत्पन्न होती है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए, तो साउंड इज अ वाइब्रेशन विच, साउंड इज अ एनर्जी विच प्रोड्यूस ड्यू टू वाइब्रेशन। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? चलिए अब हम देखने का प्रयास करेंगे, कुछ अन्य चीजों को हम समझने का प्रयास करते हैं। अब बात आती है कि ध्वनि से संबंधित कौन कौन सी बेसिक इंफॉर्मेशन हमें लेनी है। तो अब हम ध्वनि ऊर्जा से संबंधित कुछ बेसिक बातों को जानने का प्रयास करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जो सामान्य जानकारी इस ध्वनि वाले अध्याय में मैं आपको देने वाला हूं, विश्वास मानिएगा अगर आप विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों का अवलोकन करते हैं और अगर नहीं करते हैं तो आपको करना चाहिए, यू शुड डू, तो आप पाएंगे कि इस बेसिक इंफॉर्मेशन से लगातार परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं। चाहे पुलिस का एग्जाम हो या और कोई एग्जाम हो, हर एग्जाम में इस बेसिक इंफॉर्मेशन से प्रश्न पूछे जाते हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा, सभी विद्यार्थी बहुत अच्छे से आराम से सुनते हुए चलेंगे, दिमाग पर बिल्कुल लोड नहीं लेंगे।
सारी चीजें मुझ पर छोड़ दीजिएगा, आपकी फिजिक्स की जिम्मेदारी मैंने ली है तो मुझ पर ही छोड़ दीजिएगा। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहली बात आती है कि ध्वनि एक तरंग तो है, आप सभी इतना जानते हैं कि ध्वनि एक तरंग है। अब बात आती है कि ध्वनि कैसी तरंग है सर? तो मैंने बच्चे से कहा कि बेटा ध्वनि तरंगें अपने आप में यांत्रिक तरंगें होती। कौन सी तरंगें? यांत्रिक तरंगें। यहां से बन गया आपका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न बना कि ध्वनि तरंगें किस प्रकार की तरंगें हैं। तो ध्वनि तरंगें अपने आप में यांत्रिक तरंगें होती हैं। साउंड वेव्स इज अ मैकेनिकल वेव। ध्वनि तरंगें अपने आप में क्या होती हैं? मैकेनिकल वेव होती हैं। बच्चे ने कहा सर ध्वनि तरंगें यांत्रिक तरंगें क्यों हैं? तो विद्यार्थी आप बहुत अच्छे से इस बात को जान चुके हो कि जिन तरंगों को चलने के लिए किसी के ना किसी मीडियम, किसी ना किसी माध्यम की आवश्यकता हो, वो माध्यम या तो ठोस हो सकता है या द्रव हो सकता है या गैस हो सकता है। जैसे अभी मैं बोल पा रहा हूं तो मेरी ध्वनि तरंगें किस माध्यम में चल रही हैं? ये गैस में, ये हवा के माध्यम में चल रही हैं। तो ऐसी तरंगें जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता हो उन्हें हम यांत्रिक तरंगें कहते हैं, और ध्वनि तरंग अपने आप में यांत्रिक तरंग होती है। इसका मतलब सीधा सा ये हुआ, इससे हमें एक बात पता लगी। क्या बात पता लगी सर? स्टूडेंट्स, हमें एक बात ये पता लगी कि अगर माध्यम नहीं होगा तो क्या ध्वनि की तरंग गति कर सकती है? तो बच्चे ने कहा सर नहीं कर सकती है, क्योंकि ध्वनि तरंगों को चलने के लिए माध्यम चाहिए, और जब मीडियम ही नहीं रहेगा तो क्या ध्वनि तरंग गति कर पाएगी? Can sound wave travel without medium? So my answer is no. Sound cannot travel without medium. Sound cannot travel in vacuum. साउंड जो होता है कभी भी बिना माध्यम के गति नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि साउंड को गति करने के लिए माध्यम चाहिए ही चाहिए। साउंड कभी भी निर्वात में गति नहीं कर सकता है। तो विद्यार्थियों, यहां से हमें एक बात पता लगी कि ध्वनि तरंगें निर्वात में गति नहीं कर सकती हैं। यही कारण है। अब देखिएगा ध्यान से, दूसरा प्रश्न आपके पुलिस के एग्जाम में क्या देखने को मिलेगा? दूसरा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा कि चंद्रमा पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की आवाज को नहीं सुन सकता है, क्यों? कारण बताइए। तो कारण यह है कि एक व्यक्ति जब मून पर होता है, चंद्रमा पर होता है, तो दूसरे व्यक्ति की आवाज को नहीं सुन पाता है, क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम चाहिए, और चंद्रमा पर तो कोई माध्यम है ही नहीं। चंद्रमा पर निर्वात है, चंद्रमा पर वैक्यूम है। इसलिए अंतरिक्ष में जो स्पेस में जाने वाले लोग होते हैं वो एक दूसरे की आवाज को नहीं सुन पाते हैं, क्योंकि वहां पर कोई माध्यम ही नहीं होता है। तो कारण पूछेगा, कारण बताइए कि चंद्रमा पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की आवाज नहीं सुन सकता। अब एक बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, और इस छोटे से कंसेप्ट से आपके पुलिस के एग्जाम में एक एमसीक्यू बनके, एक प्रश्न बनके सामने आ जाएगा। तो अब आपको पता लग चुका है, क्योंकि चंद्रमा पर हम ध्वनि को नहीं सुन सकते क्योंकि वहां पर निर्वात है, अर्थात वहां पर वैक्यूम नहीं है। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि आप मून पर हैं, आप चाहे कितना भी चिल्लाने का प्रयास करें, ये ध्वनि आपके फ्रेंड तक नहीं पहुंचने वाली, आपके साथी तक ये ध्वनि नहीं पहुंचेगी, क्योंकि यहां पर क्या है? वैक्यूम है, यहां पर निर्वात है। तो निर्वात के चलते ये ध्वनि यहां तक नहीं पहुंच पाएगी। इससे हमें क्लियर पता लगता है कि साउंड कैन नॉट ट्रेवल्स इन वैक्यूम। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए कुछ अन्य प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और सामान्य जानकारी यहां से हम प्राप्त करते हैं। अगर और सामान्य जानकारी, ध्वनि तरंगों से संबंधित और सामान्य जानकारी हम प्राप्त करने का प्रयास करें, तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि माध्यम के आधार पर ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? तो ध्वनि तरंगें यांत्रिक तरंगें तो हैं ही, साथ ही साथ अनुदैर्ध्य तरंगें हैं। आप समझ चुके हो ध्वनि तरंगों को चलने के लिए माध्यम चाहिए, अर्थात ये यांत्रिक तरंग तो हैं, लेकिन यांत्रिक तरंग के साथ साथ ये अनुदैर्ध्य तरंग भी हैं। अर्थात साउंड वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, साउंड वेव मैकेनिकल वेव तो है, लेकिन साथ ही साथ लॉन्गिट्यूडनल वेव भी है। क्यों है लॉन्गिट्यूडनल वेव? तो अनुदैर्ध्य तरंग उन तरंगों को कहते हैं जिसमें माध्यम के कण उसी दिशा में कंपन करें जिस दिशा में वेव जा रही है। अगर ध्वनि इस दिशा में जा रही है तो जिस माध्यम में ध्वनि चल रही है उस माध्यम के जो कण होंगे वह भी इस दिशा में कंपन करते हुए चलेंगे, उनका कंपन उसी दिशा में देखा जाएगा। इसलिए हम ध्वनि को अर्थात साउंड को लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं, जिसका मतलब होता है अनुदैर्ध्य तरंग। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? अब एक अगला प्रश्न यहां से बनता है कि ध्वनि तरंगों का चलना किस प्रकार की प्रक्रिया होती है? ध्वनि तरंगों का चलना अपने आप में किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो विद्यार्थियों, ध्वनि
तरंगों का चलना अपने आप में एक रुद्धोष्म प्रक्रम है। प्रोपोगेशन ऑफ साउंड वेव इज अ एडियाबैटिक प्रोसेस। ध्वनि तरंगों का चलना अपने आप में एक रुद्धोष्म प्रक्रम है। क्यों है सर रुद्धोष्म प्रक्रम? क्योंकि स्टूडेंट्स, जब ध्वनि तरंग चलती है तो ध्वनि तरंग के चलने पर वातावरण की ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता। वातावरण से ध्वनि तरंग पर किसी ऊष्मा का आदान प्रदान न होने के कारण, अर्थात जब ध्वनि तरंग चलती है तो कुल ऊष्मा नियत रहती है, इसलिए हम ध्वनि तरंग को एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं, अर्थात रुद्धोष्म प्रक्रम कहते हैं। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? अब एक कुछ इंफॉर्मेशन मैंने यहां लिख रखी है, उस पर अभी चर्चा करेंगे। तो आप समझ ही चुके हो, ध्वनि तरंग से संबंधित कुछ बेसिक जानकारी हमने ले ली कि साउंड को प्रोड्यूस होने के लिए वाइब्रेशन चाहिए, साउंड को चलने के लिए भी वाइब्रेशन चाहिए, अर्थात कंपन चाहिए। साउंड अपने आप में यांत्रिक तरंग है, उसे माध्यम चाहिए। साउंड अपने आप में अनुदैर्ध्य तरंग है। इज दैट क्लियर? साउंड का चलना अपने आप में एक रुद्धोष्म प्रक्रम है। ये हर एक पॉइंट से 2-2, 3-3 वस्तुनिष्ठ डिफरेंट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अब हम आगे चलेंगे और कुछ और बेसिक बातों पर चर्चा करना चालू करते हैं। तो जरा ध्यान से देखिएगा, अगला पॉइंट ऑफ डिस्कशन हमारा होने वाला है कि साउंड वेव कितने प्रकार की होती है। जरा ध्यान से देखिएगा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ साउंड वेव आर देयर। कितने प्रकार की ध्वनि तरंगों को हमें विद्यार्थियों पढ़ना है, इस बात पर अब हम चर्चा करेंगे। तो ध्यान से समझने का प्रयास करिए विद्यार्थियों। आवृत्ति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ साउंड। ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ साउंड वेव। कौन कौन सी होती हैं स्टूडेंट्स? आवृत्ति तो आप जान ही चुके हैं, आवृत्ति आप बहुत अच्छे से अंतिम लेक्चर में समझ चुके हैं कि आवृत्ति क्या है। प्रति सेकंड में होने वाले कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। एक सेकंड में कोई ध्वनि तरंग जितने चक्कर पूरे कर सकती है, जितने कंपन कर सकती है, उसे आवृत्ति कहा जाता है। तो ऑन द बिहाफ ऑफ फ्रीक्वेंसी वी कैन डिवाइड साउंड वेव इनटू 3 टाइप्स। आवृत्ति के आधार पर हमने ध्वनि तरंगों को 3 भागों में बांटा। एक को हम कह रहे हैं अपश्रव्य तरंगें। पहली होती है अपश्रव्य तरंगें, दूसरी होती हैं श्रव्य तरंगें, और तीसरी होती हैं पराश्रव्य तरंगें। अपश्रव्य तरंगें, श्रव्य तरंगें, पराश्रव्य तरंगें। इंग्लिश में कहें तो इंफ्रासोनिक वेव, ऑडिबल वेव्स और अल्ट्रासोनिक वेव, ये 3 प्रकार की तरंगें हैं। अब बात आती है कि सर ये अपश्रव्य तरंग क्या है? तो विद्यार्थी ध्यान से सुने, ऐसी तरंगें जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है। आप जानते हैं बहुत अच्छे से कि आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। तो ऐसी तरंगें जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम हो, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को अपश्रव्य तरंगें, इंफ्रासोनिक वेव कहा जाता है। अर्थात ऐसी तरंगें जिनकी आवृत्ति 0 हर्ट्ज से लेकर 20 हर्ट्ज के बीच में हो, या 20 हर्ट्ज से जिनकी कम आवृत्ति हो, उन्हें कहा जाता है इंफ्रासोनिक वेव। बात आती है सर इनका कहां प्रयोग होता है, ये कहां से जनरेट होती हैं? तो स्टूडेंट्स, जो भी बड़े आकार के ध्वनि स्रोत होते हैं ना, जो भी बहुत बड़े आकार के ध्वनि स्रोत होते हैं, वहां से निकलती हैं आपकी अपश्रव्य तरंगें। आपकी पुलिस के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, क्या प्रश्न पूछा गया था? सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल दोनों एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि बड़े आकार के स्रोतों से कौन सी ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं। तो बड़े आकार के अर्थात बिग सोर्स से उत्पन्न होने वाली ध्वनि तरंगें कौन सी होती हैं? अपश्रव्य तरंगें। जैसे कि स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं भूकंप तरंगें, भूकंप के दौरान जो तरंगें निकलती हैं वो कौन सी तरंगें होती हैं? वो बोलेगा भूकंप के दौरान कौन सी साउंड वेव प्रोड्यूस होती है, अपश्रव्य, श्रव्य या पराश्रव्य? तो आपका आंसर क्या होगा? अपश्रव्य। वो आपसे बोलेगा ज्वालामुखी के दौरान कौन सी तरंग उत्पन्न होती है, तो ज्वालामुखी के दौरान अर्थात वॉल्केनोस के दौरान और अर्थक्वेक के दौरान उत्पन्न होने वाली ध्वनि तरंग कौन सी ध्वनि तरंग होती है? तो वो होती है अपश्रव्य ध्वनि तरंग। स्टूडेंट्स, इन अपश्रव्य ध्वनि तरंगों को हम नहीं सुन सकते। ह्यूमन कैन नॉट लिसन, ह्यूमन कैन नॉट हियर इंफ्रासोनिक वेव बिकॉज frequency of that wave is in between 0 hertz to 20 hertz। क्योंकि इनकी आवृत्ति 0 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज तक होती है, इसलिए मनुष्य इन्हें नहीं सुन सकता। लेकिन विद्यार्थियों, कुछ जानवर ऐसे हैं जो अपश्रव्य तरंगों को सुन सकते हैं। उन जानवरों के नाम बताइए सर। तो परीक्षा में पूछेगा इनमें से कौन सा जानवर
ध्वनि तरंगों को, अपश्रव्य तरंगों को सुन सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल कैन हियर इंफ्रासोनिक वेव? तो स्टूडेंट ध्यान रखेंगे, जो हाथी होता है, हाथी अपश्रव्य तरंगों को सुन सकता है, एलिफेंट। जो गेंडा होता है, गेंडा भी आपका ध्वनि तरंगों, अपश्रव्य ध्वनि तरंगों को सुन सकता है। और स्टूडेंट जो सांप होते हैं, सांप भी अपश्रव्य ध्वनि तरंगों को सुन सकते हैं। अब देखिएगा क्या क्लासिकल प्रश्न वो आपसे बनाएगा, कंसेप्ट से जोड़कर पुलिस के एग्जाम में क्या शानदार प्रश्न वो आपसे पूछेगा। वो आपसे पूछेगा, भूकंप के दौरान जानवरों में गतिविधियां चालू हो जाती हैं, भूकंप के दौरान जानवर अस्थिर हो जाते हैं, यहां वहां भागना चालू करते हैं, क्यों? कारण है, भूकंप के दौरान अपश्रव्य तरंगें निकलती हैं जो हमें सुनाई नहीं देती हैं, लेकिन जानवरों को सुनाई दे जाती हैं, हाथी, गेंडा और सांप को भी सुनाई दे जाती हैं। तो आप देखना, कहीं अगर ज्वालामुखी आने वाला होता है या कहीं पर अगर भूकंप आने वाला होता है तो हाथी अपने आप में विचलित हो जाता है, उसकी गतिविधियां परिवर्तित हो जाती हैं। वो एक संकेत है प्रकृति को कि अब यहां पर कुछ अप्राकृतिक घटना होने वाली है, कुछ डिजास्टर्स, कुछ आपत्ति आने वाली है। तो पुराने समय में लोग हाथी, घोड़े और सांप वगैरह से प्रकृति में घटने वाली घटनाओं का अवलोकन किया करते थे, उनका अनुमान लगाया करते थे। तो ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, हाथी, गेंडा और सांप इन्हें सुन सकता है। कौन सी तरंगों को? अपश्रव्य तरंगों को। एक और बहुत शानदार चीज यहां से याद रखेंगे विद्यार्थियों, आपका जो हार्ट होता है ना, हृदय जब धड़कता है तो कौन सी ध्वनि तरंग उत्पन्न करता है सर? जब आपका हार्ट धड़कता है, हृदय धड़कता है, तब भी वो अपश्रव्य ध्वनि तरंगें ही उत्पन्न करता है। और चूंकि इन्हें हम नहीं सुन सकते हैं, इसलिए इन्हें सुनने के लिए हम स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा, डॉक्टर कान में लगाए रहता है और आपके हृदय से टच करके आपके हृदय की धड़कनों को सुनने का प्रयास करता है, क्योंकि इन्हें डायरेक्टली नहीं सुना जा सकता। क्यों? क्योंकि ये अपश्रव्य तरंगें हैं, इसलिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। अब क्या क्लासिकल प्रश्न यहां से बनेगा? आपके पुलिस के एग्जाम में छोटे से कंसेप्ट से जोड़ के वो प्रश्न बनाएगा। आपके हृदय की धड़कनों को सुनने के लिए डॉक्टर द्वारा स्टेथोस्कोप का प्रयोग क्यों किया जाता है? कारण है कि हम अपश्रव्य तरंगों को सीधे नहीं सुन सकते, हमारी क्षमता ही नहीं है कि हम इतनी कम आवृत्ति की तरंगों को सुन सके। इसलिए ध्यान रखिएगा विद्यार्थियों, ध्यान रखेंगे बहुत अच्छे से कि आपके हृदय द्वारा उत्पन्न होने वाली तरंगें, हृदय से उत्पन्न होने वाली तरंगें भी क्या होती हैं? अपश्रव्य तरंगें होती हैं। ध्यान रखेंगे विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि ऑडिबल वेव्स क्या होती हैं, श्रव्य तरंगें क्या है। तो ऐसी तरंगें जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है, ऐसी तरंगें जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच हो, उन तरंगों को विद्यार्थियों हम कहते हैं क्या? श्रव्य तरंगें। और श्रव्य तरंगें इसलिए हैं क्योंकि मनुष्यों द्वारा श्रव्य की जा सकती हैं, मनुष्यों द्वारा सुनी जा सकती हैं। तो वे तरंगें जिन्हें हम सुन सकते हैं उन्हें श्रव्य तरंगें कहा जा सकता है। और मनुष्य के सुनने की क्षमता 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की होती है। 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि तरंग को मनुष्य नहीं सुन सकता और 20,000 से ज्यादा की ध्वनि तरंग को भी मनुष्य नहीं सुन सकता है। तो ये वो तरंगें हैं जो मनुष्यों द्वारा सुनी जा सकती हैं। लेकिन जब जैसे जैसे मनुष्य की एज बढ़ती है, जैसे जैसे मनुष्य का बुढ़ापा आते जाता है, वो ओल्ड एज में जैसे जैसे जाता है, उसकी सुनने की कैपेसिटी धीरे धीरे कम होती जाती है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। तो 0 से 20 हर्ट्ज तक कहलाती हैं इंफ्रासोनिक वेव अर्थात अपश्रव्य तरंगें, और 20 से 20,000 हर्ट्ज तक कहलाती हैं ऑडिबल वेव, दैट्स मीन श्रव्य तरंग। एक तरंग ऐसी भी होती हैं जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है। Those wave which frequency is above 20,000 हर्ट्ज। ऐसी तरंगें जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हो उन्हें कहा जाता है पराश्रव्य तरंगें। ऐसी तरंगें जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हो, कितनी हो, कितनी भी हो, उससे मतलब नहीं है, बस 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा मतलब कि उसे क्या कह दिया? पराश्रव्य ध्वनि तरंग कह दिया। तो स्टूडेंट्स, जो पराश्रव्य ध्वनि तरंग है इसे भी हम नहीं सुन सकते हैं, जो अपश्रव्य ध्वनि तरंग है इसे भी हम नहीं सुन सकते हैं। हम केवल किसे सुन सकते हैं? श्रव्य ध्वनि तरंगों को सुन सकते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, लेकिन जो पराश्रव्य ध्वनि तरंगें हैं इन्हें हम तो नहीं सुन सकते, लेकिन कुछ एक जानवर हैं जो इन्हें सुन सकते हैं। कौन कौन से जानवर? जैसे कुत्ता इन्हें सुन सकता है। अगर चमगादड़ की बात करूं तो चमगादड़ इन्हें सुन सकता है।
अगर मैं बिल्ली की बात करूं, बिल्ली इन्हें सुन सकती है और पानी के अंदर डॉल्फिन भी इन्हें सुन सकती है। तो अब देखिएगा कितना शानदार प्रश्न यहां से बनके आपके सामने आएगा। वो आपसे प्रश्न बनाता है कि रात में चमगादड़ अपना शिकार तक कैसे पहुंचता है। चमगादड़ आप सभी जानते होंगे कि चमगादड़ प्रायः रात के नाइट में उड़ा करता है। चमगादड़ जब रात में उड़ता है तो वो अपने शिकार तक कैसे पहुंचता है। तो बहुत बेसिक प्रश्न यहां से बनाता है, चमगादड़ अपना शिकार करने के लिए अल्ट्रासोनिक वेव का प्रयोग करता है, क्योंकि चमगादड़ एक ऐसा जंतु है जो पराश्रव्य ध्वनि तरंगों को सुन सकता है। तो पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का प्रयोग करके अपने शिकार तक पहुंचता है। तो ध्यान रखेंगे, कुत्ता, डॉल्फिन और बिल्ली और चमगादड़ पराश्रव्य ध्वनि तरंगों को सुन सकता है, लेकिन हम इन्हें नहीं सुन सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि कैसे चमगादड़ कैसे अपने शिकार करता है और कैसे चमगादड़ रात में उड़ता है। तो अब हम इसके बाद चर्चा करते हैं। तो चलिए विद्यार्थी, अब हम देखते हैं, चर्चा करेंगे कि कैसे चमगादड़ उड़ता है। ध्यान से देखिएगा। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा, ये कोई चमगादड़ है जो रात में यहां से उड़ रहा है, ये इसका शिकार है यहां पर। तो चमगादड़ करेगा क्या, ध्यान से देखिएगा। चमगादड़ जब उड़ता है तो चमगादड़ अपने आप में इंफ्रासोनिक वेव्स को प्रोड्यूस करता है, अर्थात चमगादड़ जब उड़ता है तो अल्ट्रासोनिक वेव को प्रोड्यूस करता है। आई एम टेकिंग माय वर्ड बैक, सॉरी। चमगादड़ क्या करता है, पराश्रव्य ध्वनि तरंगों को उत्पन्न करता है। अल्ट्रासाउंड को चमगादड़ प्रोड्यूस करता है। ये अल्ट्रासाउंड तरंगे जाती हैं और किसी ऑब्जेक्ट पर हिट करके परावर्तित होकर चमगादड़ तक आती हैं, जिससे चमगादड़ को पता लग जाता है कि आगे कोई अवरोध है, आगे कोई क्या है, अवरोध है। और इसी माध्यम के द्वारा, इसी वे में चमगादड़ क्या करता है, रात में उड़ान करता है। तो बहुत बेसिक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि चमगादड़ रात में उड़ने के लिए किन तरंगों का प्रयोग करता है। तो बैट यूज अल्ट्रासाउंड वेव और अल्ट्रासोनिक वेव टू ट्रेवल इन नाइट। तो ध्यान से देखिएगा, यहां से ये क्या करेगा, पराश्रव्य ध्वनि तरंगे निकालेगा जो इस ऑब्जेक्ट से टकराकर वापस चमगादड़ तक आएंगी, जिससे चमगादड़ को आगे आने वाले अवरोध की जानकारी मिलती रहेगी और चमगादड़ उड़ता रहेगा। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए, तो हमने ये देखा कि चमगादड़ कैसे उड़ता है, कौन कौन से जानवर हैं जो पराश्रव्य ध्वनि तरंगों को सुन सकते हैं और कौन कौन से ऐसे जानवर हैं जो अपश्रव्य ध्वनि तरंगों को सुन सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब यहां से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं विद्यार्थियों कि पराश्रव्य ध्वनि तरंगों के प्रयोग क्या हैं, अर्थात व्हाट इज द यूजेस ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव। कहां कहां पर अल्ट्रासोनिक वेव का प्रयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट, अल्ट्रासोनिक वेव की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि इसमें ऊर्जा भी बहुत ज्यादा होती है। जो हमारी पराश्रव्य ध्वनि तरंगें होती हैं, इनमें ऊर्जा की मात्रा तीनों तरंगों से बहुत ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है। और आप जानते हैं कि जिस तरंग की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जिस तरंग की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है उसकी वेवलेंथ स्टूडेंट क्या होती है, कम होती है। अर्थात वेवलेंथ को मैं लैम्डा भी कहता हूं, उसकी वेवलेंथ क्या होती है, कम होती है। तो स्टूडेंट, चूंकि इसकी वेवलेंथ कम होती है, इसलिए इसे काफी लंबी दूरी तक पहुंचाया जा सकता है। तो हम देखने का प्रयास करते हैं कि हमारे पराश्रव्य ध्वनि तरंगों के, दैट मींस अल्ट्रासाउंड वेव्स के क्या क्या यूजेस है। बहुत अधिक प्रश्न यहां से आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं। हम देखेंगे पराश्रव्य ध्वनि तरंगों के उपयोग। तो सबसे पहले स्टूडेंट ध्यान रखेंगे, संकेत भेजने में, लंबी दूरी तक मैसेजिंग में संकेत भेजने में इस पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है। इट इज यूज्ड इन मैसेजिंग। संकेत भेजने में भी पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? दूसरा सबसे ज्यादा इसका प्रयोग होता है टू मेजर द डेप्थ ऑफ सी एंड डिटेक्शन ऑफ सबमरीन डिटेक्शन में, और किसी समुद्र की गहराई को मापने में भी पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि समुद्र की गहराई सोनार का यूज करके, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, कॉमनली नोन एज सोनार, जिसे मैं क्या कहता हूं, सोनार का प्रयोग करके कैसे हम समुद्र की गहराई को माप लेते हैं, सोनार का प्रयोग करके कैसे हम दुश्मन की पनडुब्बी का पता लगाते हैं, अभी थोड़ी देर में मैं चर्चा करूंगा, एनिमेशन के थ्रू आपको दिखाऊंगा। तो ध्यान रखें, जो अल्ट्रासाउंड वेव होती है, अल्ट्रासाउंड वेव का प्रयोग संकेत भेजने में किया जाता है, समुद्र की गहराई मापने में, पनडुब्बी का पता लगाने में, सोनार के रूप में किया जाता है। चिकित्सा में इसका बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। मेडिकल में अर्थात चिकित्सा पर्पस से भी
चिकित्सा के उद्देश्य भी पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का बहुतायत में प्रयोग होता है। जैसे आपने देखा होगा कि पेट का अल्ट्रासाउंड करने में इसका प्रयोग होता है। हार्ट की यदि मैं बात करूं तो हार्ट का जो होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ईसीजी करने में इसका प्रयोग होता है। अगर मैं बात करूं किडनी की तो किडनी की पथरी को तोड़ने में इसका प्रयोग होता है। बहुत सारे प्रयोग इसके चिकित्सा में किए जाते हैं। तो चिकित्सा में भी पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का प्रयोग होता है। एक प्रश्न पूछता है, वो ध्यान से सुनिएगा, जहां पहुंचना मुश्किल होता है, कुछ उपकरण ऐसे होते हैं जिनके जो इतने डिफिकल्ट उपकरण होते हैं कि उनमें बहुत छोटे छोटे से बहुत बारीक बारीक उनमें नट पैच वगैरह लगे होते हैं, जहां पहुंचना बहुत मुश्किल होता है, उनकी सफाई करना बहुत डिफिकल्ट होता है। जैसे कि वायुयान के कलपुर्जे हुए, वायुयान के कलपुर्जों तक हाथ डाल के सफाई करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे बहुत कीमती कपड़े हुए जिनमें बहुत ज्यादा कढ़ाई होती है, उनकी सफाई करना बहुत मुश्किल होता है। तो कीमती कपड़ों की सफाई करने में, वायुयान के कलपुर्जों की सफाई करने में, या आपने देखा होगा कि बहुत आजकल घड़ियां आती हैं, घड़ी की भी सफाई करने के लिए भी, जो बहुत महंगी महंगी घड़ी होती हैं, उनको साफ करने के लिए भी पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि उन भागों की सफाई करने में जहां पहुंचना मुश्किल होता है, जैसे कीमती कपड़े, घड़ी, वायुयान, उनकी सफाई करने में भी पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है। आपको ज्ञात हुआ? इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? तो आपने देखा कि पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का क्या प्रयोग है। अब ध्यान से सुनिएगा विद्यार्थियों, कुछ पराश्रव्य ध्वनि पर आधारित कुछ तकनीकियां हैं। देयर आर सम टेक्नोलॉजीज विच बेस्ड ऑन अल्ट्रासोनिक वेव। पराश्रव्य ध्वनि पर आधारित कुछ तकनीकियां हैं और उन तकनीकियों से लगातार आपके एग्जाम में, परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते रहे हैं और आज भी पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न क्या बनता है कि 4 तकनीकी का नाम वो लिखकर वस्तुनिष्ठ में देगा और कहेगा इनमें से कौन सी टेक्नोलॉजी पराश्रव्य ध्वनि तरंगों पर आधारित है, या इसका विपरीत प्रश्न, इनमें से कौन सी तकनीकी पराश्रव्य ध्वनि तरंगों पर आधारित नहीं है। कुछ इस तरीके के प्रश्न वो बनाकर आपको देगा। तो हम देख रहे हैं, अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजी हैं जो हमारी अल्ट्रासोनिक वेव पर बेस्ड होती हैं या हमारी पराश्रव्य ध्वनि तरंगों पर आधारित होती हैं। तो स्टूडेंट हम देखने का प्रयास करेंगे, कुछ ऐसी तकनीकियों पर हम चर्चा करेंगे। ध्यान से देखिएगा सभी विद्यार्थी, कुछ टेक्नोलॉजीज का नाम मैंने लिखा है, कुछ टेक्निक्स का नाम लिखा है। दीज टेक्निक्स इज बेस्ड ऑन अल्ट्रासोनिक वेव। तो अब हम देख रहे हैं पराश्रव्य ध्वनि पर आधारित कुछ तकनीकियों की चर्चा करते हैं। पराश्रव्य ध्वनि पर आधारित सबसे पहली तकनीकी जिसका नाम सभी लोगों ने सुना हुआ होगा, अल्ट्रासोनोग्राफी। आपने कॉमनली सुना होगा कि मुझे पेट में दर्द होता है, डॉक्टर ने सोनोग्राफी कराने को कहा है। आपने सुना होगा कि जब कोई वुमन प्रेग्नेंट होती है तब भी डॉक्टर क्या करता है, अल्ट्रासोनोग्राफी कराने की सलाह देता है, ताकि होने वाले बच्चे में कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं उनका डिटेक्शन किया जा सके, उनके बारे में पता लगाया जा सके। तो अल्ट्रासोनिक वेव पर आधारित पहली तकनीकी है अल्ट्रासोनोग्राफी। इसका प्रयोग, अल्ट्रासोनोग्राफी होती क्या है पहले ये समझो। अल्ट्रासाउंड वेव का प्रयोग करके, ध्यान से सुनते हुए चलेंगे और लिखते हुए चलेंगे। अल्ट्रासाउंड वेव का प्रयोग करके बॉडी के इंटरनल पार्ट की इमेज लेना। बाय यूजिंग अल्ट्रासाउंड वेव मेक इमेज ऑफ इंटरनल पार्ट ऑफ बॉडी इज नोन एज अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासाउंड अर्थात पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का प्रयोग करके शरीर के आंतरिक हिस्सों का चित्र बनाना क्या कहलाता है, अल्ट्रासोनोग्राफी कहलाती है। इसका प्रयोग कहां किया जाता है, गर्भाशय में भ्रूण की जांच करने के लिए, जन्मजात रोगों का पता लगाने के लिए इस अल्ट्रासोनोग्राफी टेक्निक का प्रयोग किया जाता है। पराश्रव्य ध्वनि तरंगों पर आधारित जो दूसरी तकनीकी है, पराश्रव्य ध्वनि तरंगों पर आधारित जो दूसरी तकनीकी है जिसका नाम है इकोकार्डियोग्राफ। इकोकार्डियोग्राफ जिसे ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जिसे ईसीजी भी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे क्या कहा जाता है, ईसीजी भी कहा जाता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो ये ईसीजी क्या होता है? ईसीजी एक ऐसी तकनीक है जिसमें पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का प्रयोग, ध्यान से सुनते चलेंगे, नोट करते चलेंगे। ईसीजी अर्थात इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एक ऐसी तकनीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी एक ऐसी तकनीकी है जिसमें
पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का प्रयोग करके हृदय का चित्र बनाया जाता है, हार्ट का इमेज बनाई जाती है। पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का प्रयोग करके हार्ट का इमेज बनाने की तकनीकी को क्या कहते हैं? ईसीजी कहते हैं। तो आप समझ ही चुके हो ईसीजी किससे संबंधित है? हार्ट से संबंधित है। तो यहां पर भी पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का प्रयोग करके हम अपने हार्ट का डायग्राम बना लेते हैं और इससे क्या पता लगता है? इससे हार्ट संबंधी जानकारियों का पता लगता है, हार्ट से होने वाली बीमारियों का पता लगता है। पराश्रव्य ध्वनि तरंगों पर आधारित जो तीसरी हमारी तकनीकी है जिसे मैं कहता हूं लिथोट्रैप्सी। ये लिथोट्रैप्सी क्या है सर? इस लिथोट्रैप्सी को बेटा हिंदी में भी लिथोट्रैप्सी ही कहा जाता है। क्या मतलब है सर लिथोट्रैप्सी का? पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का प्रयोग करके किडनी में होने वाली पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का प्रयोग करके किडनी में होने वाली स्टोन को, पथरी को तोड़ देना क्या कहलाता है? लिथोट्रैप्सी कहलाता है। किडनी में होने वाली, गुर्दे में होने वाली पथरी को तोड़ना किसकी मदद से? अल्ट्रासोनिक वेव की मदद से या अल्ट्रासाउंड वेव की मदद से क्या कहलाता है? यह कहलाता है लिथोट्रैप्सी। तो लिथोट्रैप्सी में भी पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है गुर्दे की पथरी को तोड़ने में। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? सर और कौन सी तकनीक है जो पराश्रव्य ध्वनि तरंगों पर आधारित है? तो बेटा एक और तकनीक है जो पराश्रव्य ध्वनि तरंगों पर आधारित है जिसका नाम होता है सोनार। खैर यह तकनीक मेडिकल से रिलेटेड नहीं है। ये जो लिथोट्रैप्सी थी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी थी, सोनोग्राफी थी, ये तीनों तकनीकी मेडिकल से रिलेटेड थी। जो सोनार है ये मेडिकल से रिलेटेड नहीं है। सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। एसओ से बनता है साउंड, एनए से बनता है नेविगेशन और आर से बनता है रेंजिंग। सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सर ये सोनार क्या है? तो बेटा सोनार एक ऐसी तकनीकी है जिसमें हम पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का प्रयोग, सोनार एक ऐसी तकनीक है जिसमें पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का प्रयोग समुद्र की गहराई मापने में, समुद्र के अंदर छुपे मछलियों के बारे में, समुद्र के अंदर छुपे दुश्मन की पनडुब्बी का पता लगाने में किया जाता है। फिर से सुनिए और नोट करिए। सोनार एक ऐसी तकनीक है जिसमें पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का प्रयोग, जिसमें पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का प्रयोग पानी के अंदर डूबी चीजों का पता लगाने के लिए किया जाता है। अर्थात पानी में कौन कौन से पिंड हैं उनका पता लगाने के लिए, पानी में मछलियां कितनी हैं उनका पता लगाने के लिए, क्या पानी के नीचे, समुद्र के नीचे हमारा कोई शत्रु छुपा है इसका पता लगाने के लिए। आप याद करिए टाइटन मूवी को, टाइटैनिक मूवी को याद करिए। टाइटैनिक मूवी में जो टाइटैनिक जहाज था वो एक हिमखंड से टकरा गया था। अगर वहां पर हमने सोनार टेक्निक का यूज किया होता तो हमें पता लग जाता कि आगे चल के हिमखंड आने वाला है, क्योंकि यहां से सोनार वेव जाती, ऑब्जेक्ट से टकराती और वापस आ जाती, तो हम अपने शिप को मोड़ देते। तो सोनार टेक्निक का प्रयोग पानी में डूबे पिंडों की जानकारी के लिए, समुद्र की गहराई के, समुद्र और कितना गहरा है, क्या समुद्र के नीचे हमारा कोई दुश्मन तो नहीं छुपा है। जो नेवी वाले लोग होते हैं, नेवी में, नेवी के लोग सोनार टेक्निक का यूज करते हैं। किस चीज के लिए? इस चीज के लिए करते हैं, जैसे आपने गाजी मूवी देखी होगी, वहां पे भी सोनार का प्रयोग किया गया था। किस चीज के लिए? पनडुब्बी का पता लगाने के लिए। तो सोनार एक बहुत अच्छी टेक्निक है जिसमें पानी में डूबे हुए ऑब्जेक्टों का पता लगाया जाता है। अब बात आती है सर कैसे लगाते हैं, तो अभी थोड़ी देर में हम देखते हैं कि कैसे पता लगाया जाता है। तो स्टूडेंट्स अब बच्चों को कुछ कंफ्यूजन होता है, वो कंफ्यूजन क्या होता है जरा ध्यान से सुनो आप मुझसे। एक टेक्निक है सोनार जो भी डिफेंस पर्पस से यूज किया जाता है, ये डिफेंस टेक्नोलॉजी है सोनार। और एक टेक्निक होती है रडार। आपने रडार का नाम सुना होगा, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। फिर से सुनिए एक बार मुझे। जैसे सोनार क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, वैसे ही होता है रडार, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। सोनार का प्रयोग पानी में डूबे जलयानों का पता लगाने के लिए होता है, वहीं रडार का प्रयोग हवा में उड़ रहे वायुयानों का पता लगाने के लिए होता है। दो प्रश्न बनते हैं, बच्चा प्रायः गलती करता है। पहला प्रश्न बनेगा दुश्मन के जलयान का पता लगाने के लिए किस तकनीकी का प्रयोग करते हैं? दुश्मन के जलयान का पता लगाने के लिए करते हैं सोनार का प्रयोग। और दुश्मन के वायुयान
दुश्मन के वायुयान का पता लगाने के लिए करते हैं रडार तकनीकी का प्रयोग। ध्यान रखेंगे दोनों बातों को। तो विद्यार्थी हम देखेंगे, फिर से देखिएगा, दुश्मन की यदि हम चर्चा करें तो दुश्मन का यदि मुझे जलयान पता लगाना है कि पानी के कितने नीचे उसने अपना जलयान छुपा रखा है, नेवी वालों के साथ यह समस्या होती है। कहीं हमारे समुद्र के क्षेत्राधिकार में, कहीं हमारे समुद्र के क्षेत्राधिकार में चीन का कोई शिप आकर, चीन की सबमरीन आकर तो नहीं छुप गई है, और अगर छुपी है तो हम कैसे पता लगाएंगे? सोनार से। तो दुश्मन के जलयान का पता लगाने के लिए सोनार तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। और सोनार किस पे बेस्ड का होता है? सोनार पराश्रव्य ध्वनि तरंगों पर आधारित होता है। कहीं भारत की तरफ पाकिस्तान का कोई एयरक्राफ्ट तो नहीं आ गया है, तो दुश्मन के वायुयान का पता लगाने के लिए रडार टेक्निक का प्रयोग करते हैं। किसका? रडार टेक्निक का। और रडार रेडियो वेव्स पर आधारित होता है। सोनार पराश्रव्य तरंगों पर आधारित है, रडार रेडियो वेव्स पर आधारित होता है। दो प्रश्न बनते हैं, गलती हमें नहीं करना है। क्लियर है? अब आपने देखा कि सोनार तकनीकी, आपने देखा कि पराश्रव्य ध्वनि तरंगों पर आधारित कुछ तकनीकी चिकित्सा से संबंधित थी। जैसे मैंने देखा कि सोनोग्राफी में मैंने पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया, ईसीजी में, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी में मैंने पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया। तो फिर आपसे पूछ लेता है कि जब सोनोग्राफी में पराश्रव्य ध्वनि का तरंग का प्रयोग करते हैं तो सीटी स्कैन में किस तरंग का प्रयोग करते हैं? ये जो सीटी स्कैन में करता हूं, कॉम्पैक्ट टोमोग्राफी इसका फुल फॉर्म होता है। कॉम्पैक्ट टोमोग्राफी में किस तरंग का प्रयोग किया जाएगा? तो कॉम्पैक्ट टोमोग्राफी अर्थात सीटी स्कैन, सीटी स्कैन में विद्यार्थियों हम एक्सरे का प्रयोग करते हैं। किसका? एक्सरे का। ऐसे ही आपसे पूछेगा कि चलिए ठीक है, सोनोग्राफी में आपने पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया, मुझे तो यह बताइए कि एमआरआई में किस तरंग का प्रयोग करोगे? तो एमआरआई का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। एमआरआई में विद्यार्थियों हम प्रयोग करते हैं चुंबकीय तरंगों का। किसका? चुंबकीय तरंगों का प्रयोग किया जाता है। इज दैट क्लियर? तो स्टूडेंट्स, हम चर्चा कर रहे हैं ध्वनि तरंगों के प्रकार पर। उसमें सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं पराश्रव्य ध्वनि तरंगों से, क्योंकि पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का प्रयोग सोनार के रूप में और चिकित्सा के रूप में किया जाता है। पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का प्रयोग जल में छुपे दुश्मन की पनडुब्बी का पता लगाने के लिए किया जाता है, समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है। कैसे हम समुद्र की गहराई माप सकते हैं सोनार का प्रयोग करके? जरा देखिए, 3D एनिमेशन से समझने का प्रयास करिए। ध्यान से देखिएगा, ये कोई शिप है। ध्यान से देखिएगा विद्यार्थी, ये समुद्र है। इस समुद्र की गहराई का पता मैं कैसे लगाऊंगा? ये समुद्र का बेड है, इस समुद्र की गहराई का मुझे पता लगाना है, तो मैं क्या करूंगा? मेरी जो शिप है, इस शिप में सोनार लगा हुआ है। इस सोनार से पराश्रव्य ध्वनि तरंगें यहां तक जाएंगी, इस सोनार से पराश्रव्य ध्वनि तरंगें यहां तक जाएंगी और इसके बेड से टकराएंगी और समुद्र के तल से टकराएंगी। समुद्र के तल से टकराने के बाद ये तरंगें वापस मुझे तक आ जाएंगी, जिससे मुझे पता लग जाएगा कि सोनार की गहराई कितनी है। फिर से देखिएगा विद्यार्थियों, यहां से ये शिप आ रही है। ये शिप क्या कर रही है? पराश्रव्य ध्वनि तरंगें निकाल रही है, क्योंकि इसमें क्या लगा हुआ है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग लगा हुआ है। इस शिप में लगा है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इस शिप में लगा हुआ है, जिससे यहां से पराश्रव्य ध्वनि तरंगें नीचे जा रही हैं और नीचे समुद्र के तल से टकराकर वापस आएंगी, तो मुझे ये बता देंगी कि इसकी गहराई कितनी है, इसकी गहराई, इसकी डेप्थ कितनी है। तो दैट इज हाउ वी मेजर द डेप्थ ऑफ सी बेड। ध्यान से देखिएगा, दैट इज हाउ वी मेजर डेप्थ ऑफ सी बेड बाय यूजिंग अल्ट्रासोनिक वेव्स। इज दैट क्लियर? अब जरा देखिएगा कि सोनार का प्रयोग करके दुश्मन का पता कैसे लगाया जाता है। ध्यान से देखेंगे सभी विद्यार्थी, समझने का प्रयास करेंगे कि सोनार का प्रयोग करके मैं दुश्मन का पता कैसे लगाता हूं। यह कोई दुश्मन है जिसने अपनी पनडुब्बी नीचे छुपा रखी है। सपोज दिस इज द सबमरीन ऑफ एनिमी, सो दैट इज हाउ कि हम कैसे दुश्मन की पनडुब्बी का पता लगाएंगे। हम क्या करेंगे कि यहां से हमारी शिप पे लगा हुआ है क्या? सोनार। सोनार से क्या होगा? यहां से पराश्रव्य ध्वनि तरंगें जाएंगी, दुश्मन की पनडुब्बी से टकराकर ये पराश्रव्य ध्वनि तरंगें वापस आएंगी। फिर से देखिएगा, ध्यान से देखिए, समझने का प्रयास करें कि कैसे नेविगेशन में इसका प्रयोग किया जाता है। नेवी वाले कैसे इस टेक्निक का प्रयोग करके दुश्मन को आइडेंटिफाई करते हैं, देखने का प्रयास करें विद्यार्थियों कि यहां से शिप आ रही है, ये दुश्मन की पनडुब्बी छुपी हुई है।
ये शिप क्या करेगी, यहां से इसमें सोनार लगा हुआ, सोनार से अल्ट्रासोनिक वेव जनरेट हो रही है, इससे टकराकर ये अल्ट्रासोनिक वेव वापस से हमें जाएंगी, जिससे हमें पता लग जाएगा कि यहीं पर हमारा दुश्मन छुपा हुआ है और हम उस पर क्या कर पाएंगे, अटैक कर पाएंगे। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? तो ऐसे सोनार का प्रयोग किया जाता है। तो आज के लेक्चर में हम साउंड वेव पर चर्चा कर रहे थे, तो साउंड वेव के कुछ ही पॉइंटों पर हम चर्चा कर चुके हैं। ध्यान से देखिएगा, सभी विद्यार्थी फिर से वापस आएंगे, समझने का प्रयास करेंगे। हम साउंड वेव पर चर्चा कर रहे थे विद्यार्थियों, तो हमें साउंड वेव के निम्न बिंदुओं पर चर्चा करनी थी, जिसमें से अभी हमने टाइप्स ऑफ साउंड वेव तक चर्चा कर ली है। साउंड की गति, साउंड के गुण, ध्वनि का परावर्तन, ध्वनि का अपवर्तन और डॉपलर इफेक्ट, इन बिंदुओं की चर्चा ध्वनि के अगले पार्ट में करेंगे। साउंड वाले लेक्चर के जो नेक्स्ट पार्ट आएगा, साउंड वेव का नेक्स्ट पार्ट में हम अपने डिफरेंट बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और ये ध्वनि वाला चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, यह आशा है आप सभी को ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। तो चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।